done on an ideal gas. आइडियल गैस के ऊपर जो वर्क डन है उसको हमने देखना है, ठीक है। उसके लिए बेटा देखो, फर्स्ट करो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये फर्स्ट कर लो एक सिलेंडर है, ठीक है जी। ये बेटा सिलेंडर है, सिलेंडर बना लो जी, ठीक है। इसके ऊपर ये एक पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, ठीक है। इस पिस्टन को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। इसके ऊपर यहां पर हमने एक लोड या वेट पिस्टन के ऊपर दिया हुआ। यहां पर इस के अंदर जो गैस है, गैस का इनिशियल प्रेशर कितना है, P1। गैस के ऊपर क्या हुआ जी, ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये लोड या वेट ये बेटा यहां से मूव कर गया, कितना डिस्टेंस मूव कर गया, डेल्टा एक्स। अब इस वक्त प्रेशर कितना है गैस के ऊपर, P2, वॉल्यूम कितना हो गया, V2। अब देखो यहां पर जब टेम्परेचर बढ़ा तो इस गैस ने क्या किया है, गैस ने फोर्स लगाई है पिस्टन के ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर मूव कर गया। अब जब पिस्टन ऊपर मूव कर गया, इसका मतलब है गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया। अब हमने क्या करना है, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस पर किया गया वर्क हमने कैलकुलेट करना है। तो आइडियल गैस, अब देखो ना, जब गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया ऊपर की तरफ, ठीक है, गैस ने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दिया, जिधर मूव किया उधर ही फोर्स लगाई। लेकिन जो बाय न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या करेगा, जितनी फोर्स गैस पिस्टन के ऊपर की तरफ लगाएगी, पिस्टन भी तो ऊपर जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस का किया गया वर्क पिस्टन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और पिस्टन फोर्स उस गैस पर कितना लगा रहा है, नीचे की तरफ। तो इसलिए ये जरा कंफ्यूजन या कंफ्यूज नहीं होना, ये बात जरा गौर कर लें कि वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन ये अलग फिक्रा है, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस ये अलग फिक्रा है। तो हमने इस पूरे आर्टिकल के अंदर पिस्टन का किया गया वर्क कैलकुलेट करना है ऑन द गैस। समझ आ गई बात। फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर जो आपने पीछे बचपन वाला जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था, उसमें आपने वर्क डन बाय द गैस पढ़ा था, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस। तो उससे थोड़ा सा मामला उलट है, साइंस का भी मामला उलट आएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है जी। लेकिन वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन एन आइडियल गैस ये हमने कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx। तो आप चूंकि आपने वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ये जो थोड़ा सा वर्क आप समझ लें, dv से dw कह लें, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग दिस, अगर पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने में स्मॉल वर्क आप समझ लें dw है, तो दैट इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू f dx cos 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लगाया है, ये हमने कौन सा वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डन बाय द पिस्टन। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने, ये मैं तीसरी दफा बताने लगा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि देखिए जब आपने गैस को हीट अप किया, हीट दी, एनर्जी दी, गैस ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया। अब गैस का किया गया वर्क, जिधर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और गैस फोर्स किधर लगा रही, ऊपर की तरफ, तो गैस का किया गया वर्क ये अलग फिक्रा है, और वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन व्हाट इज द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, वो क्या होगा, पिस्टन चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, पिस्टन किधर फोर्स लगाएगा, जिधर गैस लगाएगी उसके ऑपोजिट। बाय न्यूटन थर्ड लॉ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ हमने कौन सा वर्क कैलकुलेट करने लगे हैं, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस। तो वो क्या होगा, इसलिए मैंने क्या कितना एंगल इस्तेमाल किया है, 180 डिग्री, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ dx। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन, ठीक है, थोड़े से हिस्से पर किया गया वर्क,
थोड़े से हिस्से के लिए, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क इतना है तो टोटल वर्क डन यानी नेट वर्क डन क्या होगा? द नेट वर्क डन बेटा क्या होगा? इस दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। करूंगा तो वो वॉल्यूम आएगा जो चेंज हुआ है। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी एक्स को बेटा क्या लिख सकते हैं? डीवी। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ गया जी? पी नहीं है, ये अब हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया। वर्क के दौरान आइडियल गैस के ऊपर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन पहला आप देखें, पहला प्रोसेस है हमारा, द फर्स्ट प्रोसेस कौन सा जी? नंबर 1, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू V2। इसमें पुट करें क्या तो वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि dx और फिर f के दरमियान एंगल 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा जी, चलें इससे आगे चलते हैं। V1 V2 इक्वल आ गया ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, जो है वो कितना आ गया? 0 माइनस के इंटू वी रेज पर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस गैमा प्लस 1 इंटू V1 जो है वर्क डन आ गया ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, अब इन चारों प्रोसेसेस को हम एक ही जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आपको एक चार्ट दिखाते हैं, ठीक है? डायग्राम बनाते हैं जी, इनकी पीवी डायग्राम बनाते हैं सबके लिए। पीवी डायग्राम, प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है, ये लें। दिस इज अ पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में बेटा क्या होता है? बॉयल्स लॉ में क्या कैसे बनती है? कर्व बनती है, ये लें। और आइसो एडियाबैटिक में इससे जरा शार्प कर्व है, ये लें। इसका मतलब है ये बन गई आइसोबैरिक के लिए, ये बन गई आइसोथर्मल के लिए। कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। अब अगर हम इन कर्व से, और ये बन गई एडियाबैटिक के लिए, ठीक है? और आइसोकोरिक के लिए आप ऊपर की तरफ एक लाइन बना सकते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। अब अगर हम इन कर्व से वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क किसके इक्वल है? P इंटू डीवी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू, अगर इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ मालूम किया जाए P, तो इसलिए हम यहां पर एक टर्म लिख सकते हैं, इस टर्म प्रोसेस, उसके बाद एडियाबैटिक और उसके बाद आइसोकोरिक। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, इसको आपने डिस्कस करना है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद, हम सम ले लें तो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल, रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब एक सादा डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ऑल द काइनेटिक से क्या मुराद है? कि किसी मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, दाएं तरफ जाना, बाएं तरफ, ऊपर नीचे, ऐसे, ये सारी क्या है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर सकता है, उसकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, और मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट भी कर सकता है, तो इसलिए उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो ये हम लिखते हैं ऑल द काइनेटिक का मतलब ये है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द ऑल द काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता चल गई कि अगर एक मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ देगा, जैसे मार्कर है, दाएं तरफ चला गया, बाएं तरफ आगे आ गया, ऊपर आ गया, ये ठीक है, रैंडम मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, समझ आ? रैंडम मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन ही है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, तीनों किस्मों की हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है मॉलिक्यूल के अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हम चूंकि आइडियल गैस को डिस्कस कर रहे हैं, सो फॉर आइडियल गैस हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आखिरी पोस्टुलेट पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट पुलियन, यानी मॉलिक्यूल्स उस वक्त तक एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक जब तक कि वो एक दूसरे के साथ टकराए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स आप नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर कह लें, कि उनके दरमियान जो आप समझ लें कि जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है या पोटेंशियल एनर्जी है,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसलिए फॉर एन आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। और फॉर इंटरमीडिएट टेम्परेचर, यानी आप समझ लें रूम टेम्परेचर पे आप समझ लें, ठीक है। तो हमारी जो वाइब्रेशनल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, मोनोटॉमिक गैस की, ठीक है, क्योंकि डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए मामला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। आइडियल गैस मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ कौन सी, ट्रांसलेशनल। समझ आ गई बात। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पीछे पढ़ चुके हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, जीरो। क्लियर है जी। चल अब हम बात करते हैं इससे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की इंटर ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी सिस्टम का तो इसका मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम कर देंगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना कम होगा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, जीरो। क्लियर है। चल मॉलिक्यूल की आजादी, किस चीज की आजादी, कि वो कितनी डायरेक्शंस में, कितनी डायमेंशंस में मूव कर सकता है। कि एक मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज दैट अ मॉलिक्यूल कैन मूव इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट वेज मुराद ये है, फर्ज करें ये दीवार है, उससे मेरा ये फासला है, समझ लें ये एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस की तरफ ये फासला है। आप समझ लें छत से या फर्श से मेरा इस पॉइंट का, या समझ लें चले छत से मेरा ये फासला है, ठीक है। इस दीवार से जो लेफ्ट साइड पे दीवार है इससे मेरा फासला ये है, छत से ये फासला, और ये पीछे जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है उससे ये फासला। समझ आ गई बात। अब मैं अगर इधर हो जाता हूं, फर्ज करें थोड़ा सा इधर हो गया, तो मेरा एक डायरेक्शन में जो है वो फासला चेंज हुआ है, छत से और इस दीवार से फासला चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये मेरी इंडिपेंडेंट मोशन है अलोंग दिस डायरेक्शन। ऐसी मोशन जिसने दूसरी दो मोशंस पे कोई फर्क नहीं डाला। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज दैट अ मॉलिक्यूल कैन मूव। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल में, ये मेरे पास, इसका मतलब है कि एक रस्सी पर चलने वाले आदमी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही इंडिपेंडेंट वे है जिसमें वो मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, वन। समझ आ गई बात। प्लेन के अंदर एक मॉलिक्यूल या बॉडी जो है वो कितनी डायरेक्शंस में, दो डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, इसका मतलब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, टू। और इसी तरह से हमारे पास क्या हो सकता है जी, जो जैसे वो प्लेन की मैंने बात की, कैरम बोर्ड पे आपने कैरम कभी खेला होगा, उसमें वो आप वो जो स्ट्राइकर है उसको दो डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, लेफ्ट और सामने ऊपर की तरफ। हाँ, एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि आप ऐसे तेज मारे तो वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हैं, दो है। रस्सी पर चलने वाले आदमी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, वन है। एक मॉलिक्यूल जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम कहें तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तीन। कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक और अंदाज में भी हम बयान कर सकते हैं, मसलन कि किसी भी बॉडी की या मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है उसके अंदर जितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगी उस एनर्जी के अंदर, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। या वो क्या कर सकती है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, तीन। अब आप कहेंगे सर ये रोटेट नहीं कर सकती, चलो कर लें, रोटेट करेगी मॉलिक्यूल को, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट अगर करे तो इसका कि कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द अगर रोटेट करेगी तो उसका मुझे बताएं उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर एक मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर एक मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। अगर हम हमारी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसका पहला पॉइंट क्या है कि वी विल कंसीडर द गैस मॉलिक्यूल्स एज पॉइंट मैसेज। उन्हें हमने क्या कंसीडर करना है, पॉइंट मैसेज कंसीडर करना है। इसका मतलब है अगर एक पॉइंट जो है आप एक उसका साइज, हम कहते हैं द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जब मॉलिक्यूल का साइज हम बहुत छोटा लेंगे तो उसका रेडियस क्या हो गया, बहुत छोटा। इसका मतलब है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बहुत थोड़ा। तो जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत थोड़ा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नेग्लिजिबल है तो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो नेग्लिजिबल होगी। इट मींस कि मोनोएटॉमिक गैस ये सिंगल मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हम नहीं लेते। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तीन। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे जी, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, ट्रांसलेशनल। याद हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक आपको मैं एक दिखाता हूं जी, कौन सा बॉन्ड होता है आमतौर पर, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ उसकी समझ लेंथ है। अब आप ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, ठीक है। ऐसे में ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब है इसके तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, यानी इसकी तीन तरह की ट्रांसलेशन मोशन होगी ना। अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी, बिल्कुल होगी, फिर वैसी होगी, उतनी होगी। लेकिन अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के गिर्द घुमाऊं, ये एक्स एक्सिस के गिर्द है,
तो फिर मुझे बताओ इसका जो रेडियस है अब कितना बन गया, इस मॉलिक्यूल के साइज के बराबर रेडियस के बराबर बन गया कि नहीं? इसका मतलब वो हमने क्या लिया हुआ है, नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट मोशंस कौन सी होगी, एक्स वाई जेड ट्रांसलेशनल 3। अच्छा रोटेशन कौन सी, वाई की गिट और फिर कौन सी, जेड की गिट। नो रोटेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो गया। अगर 1000 केल्विन से हम ज्यादा करेंगे टेंपरेचर तो फिर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो वाइब्रेशनल मोशन फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते, फिर मॉलिक्यूल्स का टकराव बहुत ज्यादा होगा आपस में।